इस बीच एक और अहम खबर आप तक पहुंचा दें, जिसमें नेपाल की जेल से फरार 35 कैदी जो हैं वो भारत में गिरफ्तार कर लिए गए हैं। दरअसल भारत में घुसने की फिराक में ये थे और कोशिश कर रहे थे, जब इन्हें धर दबोचा गया। पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश बॉर्डर से इन सभी कैदियों की गिरफ्तारी हुई है। यूपी से तो 22 कैदियों को गिरफ्तार किया गया, बिहार से 10 कैदियों को गिरफ्तार किया गया, पश्चिम बंगाल से 3 कैदियों को गिरफ्तार किया गया। दरअसल नेपाल में जिस तरह से आंदोलन हुआ, उसके बाद 15,000 कैदी जेल की सलाखों से फरार हो गए। नेपाल की जेलें टूटी, हजारों कैदी फरार, सरहद पर मंडरा रहा है नया खतरा। भारत नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट जारी। नेपाल की सड़कों पर भड़की हिंसा ने जेलों को भी जला डाला। कैदियों ने पहले आग लगाई, फिर दरवाजे और दीवारें तोड़कर फरार हो गए। पश्चिमी नेपाल की एक जेल में सुरक्षा बलों से झड़प में 5 युवा कैदी मारे गए। इससे पहले भी भारत नेपाल सीमा पर नेपाल से अंदर आने की भारत में कोशिशें होती रही है, लेकिन इस बार खतरा बहुत ज्यादा बड़ा है, क्योंकि जनता के साथ साथ ये कैदी हैं जो कि पहले ही नेपाल में कानून तोड़ चुके हैं। लिहाजा एजेंसियां कोई भी मौका हाथ से गंवाना नहीं चाहती और सतर्कता अपने उच्चतम स्तर पर वो बरत रही हैं। बुधवार दोपहर राजबिराज जेल का ब्लॉक भी धधक उठा और कई कैदी मौके से भाग निकले। वीरगंज जेल में कैदियों ने दीवार तोड़ दी। हालात काबू में करने के लिए सुरक्षा बल को 1 घंटे से ज्यादा का वक्त लग गया। इस भगदड़ में कई कैदी भारत नेपाल सीमा की तरफ बढ़े, लेकिन 5 को सशस्त्र सीमा बल ने दबोच लिया। नेपाल की जेलों से बड़े पैमाने पर कैदी फरार हुए हैं। माई रिपब्लिका की रिपोर्ट कहती है 7,000 से ज्यादा कैदी फरार हैं। सबसे ज्यादा 1,575 कैदी सुनसरी की झुंपका जेल से, 1200 नक्खू जेल से और 1100 दिल्ली बाजार से भागे हैं। इसके अलावा कास्की, कैलाली, चितवन, जलेश्वर, गौर और कंचनपुर की जेलों से भी सैकड़ों कैदी गायब हैं। दक्षिण नेपाल के सिंधुली गढ़ी से सभी 471 कैदी, जिनमें 43 महिलाएं भी शामिल थीं, आगजनी के बाद से फरार हैं। डर इस बात का है कि ज्यादातर जेलें भारत की सीमा से सटी हैं, यानी खतरा सीधा सरहद पर खड़ा है। नेपाल की हिंसा शुरू होते ही भारत ने बॉर्डर फोर्स को अलर्ट कर दिया था, लेकिन अब 7,000 फरार कैदियों ने सशस्त्र सीमा बल की मुश्किल और बढ़ा दी है। उत्तर प्रदेश और बिहार से सटी सरहदों पर चौकसी कड़ी कर दी गई है। आने जाने वालों की सघन तलाशी की जा रही है। सशस्त्र सीमा बल नेपाल की आर्म फोर्स से इन फरार कैदियों की लिस्ट और आपराधिक रिकॉर्ड हासिल कर रही है। मकसद साफ है, किसी भी कैदी को भारत में न घुसने दिया जाए और भारत की जमीन पर किसी भी वारदात की गुंजाइश न बचे। और हमारे सहयोगी अमित पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और काठमांडू से हमारे साथ आनंद भी मौजूद है। लेकिन सबसे पहले अमित, आपकी तरफ रुख करेंगे। वो कैदी जो नेपाल की सलाखों के पीछे से भाग गए, वो अब हमारे बॉर्डर यानी कि भारत के बॉर्डर से पाए जा रहे हैं। गिरफ्तारियां हो रही है, इस बाबत क्या कुछ तस्वीर नजर आ रही है? महज एक दिन में ही सबीना 35 से ज्यादा कैदियों की गिरफ्तारी हो चुकी है भारत नेपाल सीमा पर, और ये जो गिरफ्तारी की तादाद है, ये तादाद बढ़ती ही जा रही है और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 1-2 दिन में और ज्यादा यह गिरफ्तारी की तादाद बढ़ सकती है। लिहाजा हाई अलर्ट घोषित किया गया और जो 4 राज्य हैं सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, वो 4 राज्य हैं यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल। माफ कीजिएगा, 3 राज्य हैं, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल। और इन 3 राज्यों के करीब 12 से 15 जो चौकियां हैं, वहां पर इन कैदियों की मौजूदगी देखी गई है। बाकायदा एक बड़ा इंटेलिजेंस अलर्ट जारी किया गया है और इन सीमाओं पर कड़ी चौकसी बढ़ती जा रही है।
आनंद तिवारी हमारे साथ मौजूद है। आनंद, आप इस वक्त काठमांडू में ही मौजूद है। अब सियासी तौर पर अब अंतरिम सरकार जिसकी तस्वीर को लेकर क्या पेंच फंसता हुआ नजर आ रहा है, और अगर ये पेंच फंस रहा है तो कहां फंस रहा है? देखिए, जिस तरह से नेपाल में तख्ता पलट हुआ है, उसके बाद कल जिस तरह से जो सेना प्रमुख हैं और उनसे जो जेएनजी की एक वर्चुअल मीटिंग हुई और जो वोटिंग हुई है, उसमें कहीं ना कहीं जो सुशीला कार्की हैं उनको बहुमत मिला है अंतरिम प्रधानमंत्री के लिए। लेकिन उसके बाद एकदम से जो बालेन शाह हैं वो एक खुला पत्र जो है वो जनता के लिए लिखते हैं राष्ट्रपति के नाम, और उसमें वो कहते हैं कि नेपाल के युवाओं को, नेपाल के लोगों को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। अंतरिम प्रधानमंत्री के लिए उन्होंने भी सुशीला कार्की के नाम पर सहमति जताई है। लेकिन आप बालेन शाह के अगर पूरे लेटर को देखेंगे तो उससे उनकी दूरगामी सोच नजर आती है कि वो चाहते हैं कि वो चुनाव लड़कर आएँ और नेपाल की सत्ता पर काबिज हो, ताकि एक स्थिर सरकार नेपाल के लोगों को, नेपाल के युवाओं को, नेपाल की महिलाओं को, नेपाल के अवाम को मिले। तो आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज जानकारी मिल रही है कि जो सुशीला कार्की हैं वो सेना प्रमुख जो आर्मी चीफ हैं उनसे आर्मी हेडक्वार्टर में मुलाकात कर सकती हैं। अभी हम भी आर्मी हेडक्वार्टर पे बहुत देर तक मौजूद थे। वहाँ पर जेएनजी से जुड़े कई युवा जो है वहाँ पर पहुँचे हुए थे, और अभी जो जानकारी मिल रही है कि अभी कुछ कुछ असहमति की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि जेएनजी में भी कुछ ऐसे ग्रुप जो हैं वो अलग अलग बट गए हैं, जो चाहते हैं कि कुछ लोगों ने ये कहा है कि बालेन शाह को वो अपना प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, कुछ लोग सुशीला कार्की को अपना प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। तो आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है और दोनों ही नेता काफ़ी साफ सुथरी छवि के हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि आज जब आर्मी चीफ से सुशीला कार्की की जो मीटिंग होगी उसके क्या मायने निकाले जाएंगे। लेकिन आनंद, इस बीच जिस तरह से जेएनजी जो बड़ी एकजुटता के साथ नेपाल की सड़कों पर उतरे, नेपाल को सुलगता हुआ, जलता हुआ हमने देखा, पूरी दुनिया ने यहाँ पर देखा, और सत्ता में परिवर्तन हो गया। यही आपसी धड़ों में बढ़ चुके हैं। इसे लेकर माना जाए कि नेपाल की जो सुगलाहट है वो अभी बुझी नहीं है, वो आग जो अभी जलती हुई नजर आ रही थी, कहीं ऐसा ना हो कि इनमें फिर भड़क जाए। देखिए, इसके लिए पूरी आर्मी जो है वो पूरे नेपाल में चप्पे चप्पे पे तैनात है। मैं अपनी बात पूरी करते हुए आपको तस्वीरें भी दिखाता हूँ। ये काठमांडू का एक व्यस्ततम चौराहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्मी के जवान आपको चप्पे चप्पे पे नजर आएंगे। यहाँ पर कटीली तारों का बैरिकेड जो है वो बनाया गया है, और जैसा कि आप बोल रहे हैं कि नेपाल को एक स्थिर सरकार नहीं मिल रही है, नेपाल को एक ऐसा प्रधानमंत्री नहीं मिल रहा है जो लंबे वक्त तक जो है वो नेपाल की सत्ता पर काबिज हो। यही वजह है कि आज जब आर्मी चीफ से सुशीला कार्की जो सुप्रीम कोर्ट की पूर्व मुख्य न्यायाधीश रही है, जिनकी एक साफ सुथरी छवि रही है, जिन्हें लोग पसंद करते हैं, क्या उनके नाम पर सहमति बनेगी और क्या वो अब नेपाल की बागडोर संभालेंगी, और उसके बाद कब आम चुनाव होंगे, और उसके बाद आम चुनाव होने के बाद क्या नेपाल को एक स्थिर प्रधानमंत्री मिलेगा। अगर आप बात करें प्रदर्शनों की तो अब शांति है, छुटपुट लोग इकट्ठा हो रहे हैं और वो अपनी बातों को लेकर विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं, जिसको लेकर आर्मी लगातार कानून व्यवस्था को लेकर उन्हें समझा रही है और ये मैसेज देने की कोशिश करे कि कानून व्यवस्था को हाथ में ना लें। क्योंकि हमने देखा कि जिस तरह से आगजनी हुई, लूटपाट हुई, पुलिस और जो आर्म फोर्स के हथियार है वो तक छीन ले गए थे, तो उसको लेकर भी लगातार अब एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। और ये देखिए, जैसे कि मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ पर भी एक कार को आग के हवाले कर दिया गया था, उसके सबूत जो हैं हिंसा के आप देख सकते हैं अब तक सड़कों पे मौजूद हैं। और यहाँ पे आर्मी की जवानों की जो मुस्तैदी है वो पूरी मुस्तैदी आपको है यहाँ पे चप्पे चप्पे पे इस चौराहे पर नजर आएगी। तो आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है और किसी भी वक्त जो है वो सुशीला कार्की आर्मी चीफ से मिल सकती हैं। ऐसी भी जानकारी मिली है कि जो जेएनजी से जुड़े जो कुछ प्रतिनिधि मंडल हैं उन्हें भी आर्मी चीफ ने मिलने का वक्त दिया है, ताकि जो फूट की बात सामने आ रही है, जो अलग अलग खेमे बट रहे हैं, वो चीज़ जो है वो ख़त्म हो, वो कश्मकश ख़त्म हो और नेपाल में एक सहमति बने बड़े लीडरों के साथ मिलके, जिसमें राष्ट्रपति और आर्मी चीफ और जो पुलिस चीफ हैं उनकी भूमिका भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी, जो नेपाल की कानून व्यवस्था है उसको देखते हुए। और आनंद, जो दो सवाल आपने यहाँ पर उठाए कि क्या ये कश्मकश इतनी जल्द खत्म होती हुई नजर आएगी, और स्थिर सरकार जिसकी दरकार नेपाल को बरसों से है, जो अब तक नहीं मिल पा रही है, क्या वो स्थिर सरकार मिल पाएगी? आपके पास लौटेंगे।